का एक आम का पेड़ था। आम के उस पेड़ ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। चिड़िया अपने आम के पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़ती और उन्हें मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। समय के साथ साथ आम का वो पेड़ कमजोर होता गया। वो पेड़ सूख रहा था और फिर एक दिन चिड़िया का वो आम का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है। मेरा आम का पेड़ सूख गया। मैं अपने पेड़ के आम बेचकर बच्चों के लिए रोटी कमाती थी। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बच्चों को खाना कमा कर दूंगी? चिड़िया अपने सूखे हुए आम के पेड़ के पास बैठी रो रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया रानी, क्यों उदास बैठी हो? तोते भैया, मेरा आम का पेड़ सूख गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या काम करूँ जिससे मैं अपने बच्चों के लिए दाना कमा सकूँ। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं चिड़िया। आप अपने आम के पेड़ को काटकर उससे नाव बना लो। नाव को सागर में चलाओ और पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। ये आइडिया सबको पसंद आएगा और तुम्हारा धंधा भी चल पड़ेगा। चिड़िया को मिठू तोते की ये बात बहुत पसंद आती है। मिठू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कोई राह तो दिखाई। मम्मा, मैं कुल्हाड़ा लाती हूँ और मैं काम में आपकी मदद करूँगी। फिर गुड़िया घर से कुल्हाड़ा ले आती है। वो माँ बेटी अपने सूखे आम के पेड़ को काटने लगती हैं। चिड़िया अपने लिए नाव बना लेती है और उसे सागर में चलाने लगती है। चिड़िया बहन, मुझे बांसों वाले टापू पर जाना है। कितने पैसे लोगी? कबूतर भैया, जो मन चाहे वही दे देना। आप बैठें। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा था। चिड़िया के पड़ोसी कौवे चिड़िया की इस सफलता से बहुत जलते थे। कालू, चिड़िया ने तो सूखे पेड़ के आम से ही फायदा ले लिया। जितनी कमाई वो कर रही है, कुछ ही दिनों में वो हमसे बड़ा घर बना लेगी। चिड़िया को तो बड़ा घर मैं नहीं बनाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा सुंदर पति। कालू जी, किसी तरह तुम उस चिड़िया की नाव को तोड़ दो। नाव तो टूटेगी ही, साथ में चिड़िया भी मरेगी। फिर उस रात कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर जाता है और चिड़िया की नाव में एक छेद कर देता है। अब टूटेगी चिड़िया की नाव और डूबेगी चिड़िया। मेरी पत्नी गौरी खुश हो जाएगी। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बेटी, आप खाने वाला टिफिन उठा लो। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने काम पर चली जाती हैं। काफी इंतजार करने के बाद भी अभी तक कोई पक्षी नाव में बैठने के लिए नहीं आया था। मम्मा, क्यों ना दूसरे किनारे पर जाकर देखें? हो सकता है हमें दूसरे किनारे से कोई मुसाफिर मिल जाए। मैं भी यही सोच रही थी बेटी। अब यहाँ बैठकर समय जाया करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो माँ बेटी अपनी नाव को चलाती हैं। जैसे ही उनकी नाव बीच सागर के जाती है, नाव में पानी आना शुरू हो जाता है। मम्मा, देखें, नाव में छेद है। नाव में पानी आ रहा है। हमारी नाव में छेद? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ऐसा नहीं था। मम्मा, पानी बढ़ रहा है। उनकी नाव एक तरफ को झुकती जाती है और पानी के बहाव के साथ साथ तेजी से दूसरी तरफ जाने लगती है। नाव बेकाबू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत कोशिश कर रही थी अपनी नाव पर काबू पाने की। तेज लहरों से टकराती हुई उनकी नाव बीच जंगल के टापू पर जाकर रुकती है। मम्मा, हमारी जान तो बच गई, मगर ये कैसा टापू है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने भी ये टापू पहली बार ही देखा है। गुड़िया बेटी, नाव से खाने का टिफिन निकालो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। वो दोनों माँ बेटी अपना टिफिन निकाल कर खाना खाती हैं। खाना खाते गुड़िया का ध्यान थोड़ी दूर जाता है और उसको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। मम्मा, वो आपके पीछे क्या है? मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी थोड़ी दूर जाती हैं। वहाँ उस अनजान टापू पर स्ट्रॉबेरी के पौधे थे, जिन पर सोने की स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये तो सोने की स्ट्रॉबेरीज हैं। लगता है इस टापू पर पहले कोई भी नहीं आया है। ये सीक्रेट टापू इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। फिर वो माँ बेटी अपनी नाव की मरम्मत का काम शुरू करती हैं। वो स्ट्रॉबेरी के पौधे से सोने के पत्ते तोड़कर अपनी नाव में लगाती हैं और छेद को बंद करती हैं। हो गया, सब अच्छे से हो गया। गुड़िया बेटी, मैं कुछ सोने की स्ट्रॉबेरी तोड़ लेती हूँ। शायद अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। फिर वो माँ बेटी कुछ सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ती हैं और अपनी नाव में रखती हैं और वापस चलती हैं। चिड़िया वो सोने की स्ट्रॉबेरीज एक सुनार को बेच देती है और अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बनाती है। ये बात कौवों से कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। कालू, हमने चिड़िया की नाव में छेद करके उसे मारना चाहा, मगर चिड़िया तो पहले से भी अमीर हो गई है। गौरी, ये कैसा चमत्कार है? मैं अभी चिड़िया से सुराग लगा कर आता हूँ।
फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया ने अपने दोस्त मिठू तोते और कबूतर को खाने पर बुलाया हुआ था। सब बैठे खाना खा रहे थे। कालू कौवा भी वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, अपने पड़ोसी को भूल ही गई तुम। कौवे भैया, तुम हमेशा मेरा बुरा सोचते हो। तुम बहुत लालची, गंदे और बुरे पक्षी हो, इसलिए मैं अब आपसे दूर ही रहती हूँ। चिड़िया रानी, सुना है तुम्हारी नाव में छेद हो गया था। मैंने सोचा तुम सागर में डूबकर मर गई होगी, मगर तुम्हारे हाथ ये खजाना कैसे लगा? मम्मा, मम्मा, नाव में छेद वाली बात मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब कालू कौवे अंकल ने ही वो छेद किया था। ना, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। कालू भैया, तुमने नाव में छेद किया और हमारी नाव बेकाबू होकर सोने की स्ट्रॉबेरीज वाले टापू पर चली गई और हमारी किस्मत बदल गई। नाव में छेद, नाव बेकाबू और सोने की स्ट्रॉबेरीज वाला टापू। कौवा वहाँ से भागता है। गोरी गोरी, जल्दी चलो, हम भी जाएंगे सोने की स्ट्रॉबेरीज वाले टापू पर। मैंने सब जान लिया है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा एक पुरानी सी नाव लेकर उस टापू की खोज में निकलते हैं और लहरों के साथ साथ चलते हुए उसी टापू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ सोने की स्ट्रॉबेरीज थीं। कालू, एक बार में हम सबसे अमीर बन जाएंगे, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी करो गोरी और भर लो अपनी नाव। फिर गोरी और कालू सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ तोड़ कर अपनी नाव भर लेते हैं। बीच सागर के आकर ज्यादा बोझ लाद लेने की वजह से उनकी नाव डूब जाती है। गोरी, छोड़ दो नाव को, जाती है तो जाने दो, जान बचाओ जान। नहीं, मैं ये सोने की स्ट्रॉबेरीज नहीं छोड़ सकती। फिर वो दोनों लालची कौवे सागर में डूबकर मर जाते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। यार, दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़ सकते हैं, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है जो किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुसीबत में, चाहे कैसा ही वक्त हो, हमेशा साथ रहता है। वो रिश्ता है माँ बाप का। दूर किसी जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी। जंगल में बदलते हुए मौसम के साथ भोजन का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भी जा रही हो ना? कहाँ कहाँ तोते भैया? सब पक्षियों ने सलाह की है, हम कल सुबह सवेरे दूसरे जंगल पर आवास कर जाएंगे। मेरा बच्चा बीमार है, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कैसे इतनी दूर तक जाऊंगी? मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके साथ साथ उड़ता जाऊंगा। चिड़िया बहन, अगर सब चले गए तो तुम्हारे लिए अकेले इस बड़े जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कवि और कवि को भी बताने जाना है। तोता चला जाता है। बात सुन लो तोते मेरी, उस चिड़िया का छोटा सा बच्चा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगी, हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। हमें शाम होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। कवि और कवि, अगर वो चिड़िया साथ उड़ सकती हुई तो ठीक है, वरना हम उसे रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाएंगे। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। उसका बच्चा छोटा था और उसे कल से बुखार भी था। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाना ही होगा। मम्मा, दूसरे जंगल जाकर हम घर कहाँ से लेंगे? कुकू बेटा, ये जंगल हमारा है और दूसरे जंगल में तो हम कुछ दिनों के लिए जाएंगे और जैसे ही बाहर आएगी हम वापस आ जाएंगे। तो क्या हम वहाँ टिंकों के घोंसलों में रहेंगे? हाँ बेटा, हम वहाँ जाकर टिंकों के घोंसले बना लेंगे। बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कबूतर आकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। चिड़िया, उठो उठो चिड़िया, सब तैयार हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर चिड़िया और उसका बेटा भी उठ जाते हैं। कबूतर भैया, मैं अपना थोड़ा सा सामान उठा लूं, मैं आ रही हूँ। पीपल के बड़े पेड़ पर आ जाओ, सब वहाँ इकट्ठे हैं। चिड़िया अपना सामान बांधती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, इस घर में मैंने बहुत समय गुजारा है, इसे छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि किसी भी मुश्किल समय में हिम्मत और हौसले से काम लें। हाँ बेटा, और मैं रो कब रही हूँ? ऐसे कहते हुए कुकू की मम्मा मुस्कुराने लगती है। अच्छा, अब उठो बेटा, दवा पी ली है ना? हाँ मम्मा, मैंने बुखार की दवा पी ली है, अब चलें? फिर वो माँ बेटा पीपल के बड़े पेड़ की तरफ चलते हैं। आ गई तू महारानी, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरी बहन, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए मुझे देर हो गई। अब हमारे साथ साथ उड़ना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हमें रास्ते में ही देर हो जाए।
फिर चिड़िया, चिड़िया का बेटा, तोता, कबूतर, कौवा और कव्वी सब उड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कव्वी सबसे आगे आगे थे। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में सब पक्षी आगे निकल जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा पीछे पीछे थे। मम्मा, मम्मा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। वो माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप थोड़ा आराम कर लें बेटा, आगे का सफर हम थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। गोरी कव्वी उड़ती उड़ती पीछे मुड़कर देखती है। रुको रुको, वो चिड़िया वहाँ बैठ गई है। तोते, तुम जाओ और चिड़िया से पूछ कर आओ और उसे बता दो कि ऐसे नहीं चलेगा। रुकने और आराम करने का समय नहीं है हमारे पास। मैं अभी जाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता वापस आता है। चिड़िया, सब गुस्से हो रहे हैं, जल्दी आए, हमें देर हो रही है। मिट्ठू, अगर तुम सब मुझे साथ लेकर नहीं चल सकते तो ना चलें, आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेले ये सफर नहीं कर सकती हो, आगे खतरा भी है। तो क्या मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं? मैंने कहा ना, आप सब जाएं। मम्मा, ये सब मेरी वजह से है। अगर मैं भी तेज उड़ सकता तो हम आपके दोस्तों के साथ ही चले जाते। तोता चला जाता है। बेटा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर वो मेरे दोस्त होते तो मुझे ऐसे छोड़कर ना जाते। क्या कहा है उसे छोटी चिड़िया ने? वो कहती है तुम सब जाओ। वो अकेली कैसे आएगी? उसे छोड़ो, मरने दो उसे। अपनी जान बचानी है तो हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना ही होगा। वो सब फिर से उड़ते हैं और चिड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चिड़िया की नजरों से ओझल हो जाते हैं। कुकू बेटा, मैं आपके लिए कुछ खाने को ढूंढती हूँ, आप इसी पेड़ पर बैठें। मम्मा, आप भी कुछ खा लेना, आप भी तो भूखी हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। दूसरे सब पक्षी भी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब जैसे ही दूसरे जंगल में जाने लगते हैं, एक उल्लू उन्हें रोक लेता है। कहाँ तुम सब कहाँ घुस रहे हो? ये जंगल हमारा है। उल्लू जी, हम हर साल पतझड़ के दिन गुजारने इस जंगल में आते हैं। यहाँ हमारे तिनकों के घोंसले भी हैं। जाकर देख लो, बेरी के पेड़ पर जो तिनकों का घोंसला है उसमें अभी तक हमारे काले रंग के पंख पड़े होंगे। मगर इस बार हमने फैसला किया है, हम किसी भी विदेशी पक्षी को अपने जंगल में आश्रय नहीं देंगे। तुम सब कहीं और जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो उल्लू जी? हम कहाँ जाएंगे? ये मैं नहीं जानता, तुम अब जा सकते हो। बहुत ही परेशान होकर सब पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। रात हो जाती है और उन्हें अभी तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली थी। कौवा, कव्वी, कबूतर और तोता घने जंगल में पेड़ों पर बैठकर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। कव्वी और कव्वी, अगर ऐसे पेड़ों पर बैठकर ही रात गुजारनी थी तो हमने अपनी दोस्त चिड़िया को क्यों रास्ते में छोड़ा? क्या खबर थी ये कमबख्त उल्लू रास्ते में आ जाएंगे। मैंने तो सोचा था दूसरे जंगल जाकर अपने अपने घोंसलों में आराम से सोएंगे। अब तो कल ही हम सब अपने लिए तिनकों के नए घोंसले बनाएंगे। चिड़िया दाना ढूंढकर अपने बेटे को खिलाती है और फिर एक बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को अपने घर ले जाती है। बेटी चिड़िया, तुम मेरे घर में रात गुजार सकती हो, मेरे पास दाना भी है और पानी भी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो बूढ़ी फाख्ता कुकू को बुखार दूर करने वाली दवा देती है, जिससे कुकू स्वस्थ हो जाता है। वो माँ बेटा बहुत आराम और मजे से वहाँ रात गुजारते हैं और सुबह नाश्ता करके अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चिड़िया जब दूसरे जंगल पहुंचती है तो देखती है सब पक्षी बिना घोंसले बनाए ही पेड़ की डालों पर सो रहे हैं। कव्वे और कव्वी, तोते और कबूतर, उठो, उठकर अपने अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करो। सब उठ जाते हैं। चिड़िया तुम? हाँ मैं रात अपने बेटे के साथ छत के नीचे सोई थी और बूढ़ी फाख्ता ने मुझे दाना भी दिया और गर्म बिस्तर भी। चिड़िया, मगर उन उल्लुओं ने तो रात हमें जंगल में घुसने ही नहीं दिया और हम यहाँ सारी रात जागते रहे हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया। सच्चे दोस्तों का मुश्किल समय में ही पता चलता है कबूतर भैया। फिर वो सब अपने लिए तिनकों के नए घोंसले बनाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी? हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है, ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है।
फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पड़ जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं, आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानित गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लूंगा आज रात जंगल की परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा न हो कि वो जंगल की परी हमें जादुई हीटर दे ही ना और हम ठंड से मर जाएं। देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं मर जाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे ठंड से। कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम भी एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। कौवे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? ना ना, माँ ने कहा था कि कभी किसी को तंग ना करना बेटा। तो फिर ये लो, ये हीटर जादुई है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो जादुई हीटर लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, ले आया। मैं भी जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं ऐसे रोया, मैं ऐसे रोया। मैंने अच्छे से नाटक किया और उस परी ने मुझे भी ये जादुई हीटर दे दिया।
कालू जी अब जल्दी से इसे चलाओ। फिर कालू उस हीटर के बटन को ऑन करता है, मगर उस हीटर में से तो ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या गौरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू कालू इस हीटर को जल्दी से बंद कर दो, मैं मर जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा है। मैं जादुई हीटर जरूर हूँ, मगर कौवा याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वो कांप कांप कर रात गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लकड़ियाँ भी गीली कर ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप